हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है ना, वर्क एनर्जी और पावर। उसमें जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं आपके वो हम सभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, आपका चैप्टर 7। ये चैप्टर 7 के बाद एक और चैप्टर बचेगा आपके 8, और फर्स्ट बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम है चैप्टर 7 का सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन ठीक है, भले ही आप नाम पहली बार सुन रहे हो, रोटेशनल मोशन का सुन भी रखा होगा मे बी। ठीक है, लेकिन आप डेली लाइफ में खूब देखते हो रोटेटरी मोशन, हम डेली लाइफ में अपने आसपास भी खूब देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ों का जिसको समझना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। समझ में आ गई बात आपको? देखो, रोटेशनल मोशन की तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। पहले ये जो टॉपिक हमने, ये जो चैप्टर का नाम लिखा है, पहले हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल से क्या मतलब है? सपोज करो मेरे पास सिर्फ एक ही पार्टिकल है, सिंपल है ना। ये एक पार्टिकल है, एक ही है, एक ही दिख रहा है, इसकी कोई स्ट्रक्चर तो है लेकिन इसकी कोई मतलब शेप या साइज़ या कोई ऐसी होल ऑब्जेक्ट ये नहीं बना रहा कि हम ये कह सकें कि हाँ भाई ये बॉडी है। ये सिर्फ एक पार्टिकल है। लेकिन अगर मैं ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला करके एक बॉडी बनाती हूँ या एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, तो अब आपको इसका साइज़ भी ज़्यादा दिख रहा है, शेप भी ज़्यादा दिख रहा है। सपोज़ करो कि एक पत्थर है, पत्थर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब ऐसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसको बोलेंगे? जिसमें अब हमें दिख रहा है कि हर पार्टिकल के बीच कोई ना कोई डिस्टेंस है। मान लो आपका पत्थर है, तो उसमें ये होगा भाई, आपने तीन तरह साइंस में पढ़ते हो, तीन तरीके की चीज़ें होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड और लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है कि सॉलिड में सारे के सारे पार्टिकल जो है वो बहुत पास पास होते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए होते हैं। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, है ना। और जो गैस होते हैं उनमें बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल, है ना। हमने देखा है कि थोड़ी सी खुशबू भी होगी तो वो पूरे कमरे में फैल जाती है, क्योंकि वो जो गैस के पार्टिकल है ना वो पूरे कमरे में इक्वली स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो लिक्विड में थोड़ा ये डिस्टेंस जो है ज़्यादा होती है और दूर 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 होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, गैस उसमें बहुत दूर दूर होते हैं। लेकिन सॉलिड में पार्टिकल्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए होते हैं और बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास सिमटे हुए होते हैं सॉलिड में। तो इसका मतलब क्या है कि एक रिजिड बॉडी जो है वो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बनी होगी, जिस पे अगर बाहर से फोर्स लगाया जाए तो उनके बीच के डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। सपोज करो एक ऐसे मैंने रिजिड बॉडी बनाई हुई है। ठीक है, एक मेरे पास स्टील की या कोई मटेरियल की प्लेट है, वो प्लेट भी तो ऐसे बहुत छोटे छोटे मटेरियल्स पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होगी ना। सपोज करो कॉपर की प्लेट है, तांबे की प्लेट है, तो तांबे की प्लेट में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो तांबे के होंगे, कॉपर के होंगे। ठीक है, और वो कॉपर के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर एक फोर्स, एक अट्रैक्शन जो है उनके बीच का, वो लगा करके जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, फिर मैं क्या करती हूँ, इसको तोड़ने की कोशिश करती हूँ हथौड़े से, तो उससे क्या होगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, मतलब मुड़ जाएगी। जो भी मेरी प्लेट है मैं उसको टेढ़ा मेढ़ा मोड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बॉडी वैसे तो एक रिजिड बॉडी कहलाएगी, लेकिन ये एक आदर्श रिजिड बॉडी या आइडियल रिजिड बॉडी नहीं है। नहीं है ये, क्यों नहीं है? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, रिजिड बॉडी वो है जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, उनकी बाइंडिंग इस तरीके से होती है कि बाहर से आप जितना भी फोर्स लगा लो उनके बीच की डिस्टेंस नहीं बदलती। ठीक है, एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल यानी कि जो पेयर ऑफ पार्टिकल्स है उनके बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती। समझ में आ गई? भले ही शेप, अब देखो जैसे मैं इस प्लेट को मोड़ रही हूँ, कॉपर की प्लेट को मैं जैसे मोड़ रही हूँ, तो मान लो पहले अरेंजमेंट ऐसा था, अब हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, ऐसे हो जाए मोड़ने की वजह से, लेकिन डिस्टेंस तो अभी भी उतनी ही है ना जितनी पहले थी। देखो मान लो ये 1 सेंटीमीटर की है, ये 1 सेंटीमीटर की, तो भले शेप उसकी चेंज हो गई, ये डिस्टेंस भले ही थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, पहले ये अरेंज्ड शेप में थी, अब ये थोड़ी ऐसी हो गई। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस तो वही है।
ठीक है। लेकिन देखा गया है जनरल लाइफ में कि अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो हो सकता है कि डिस्टेंस भी थोड़ी बड़ी हट जाए। जैसे ये अगर मान लो ये पार्टिकल ही हट गया, यहाँ से बाहर निकल गया, पत्थर है मैंने उसको तोड़ दिया तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया तो वो डिस्टेंस ही अलग हो गई, हट गई। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कोई भी रिजिड बॉडी, आदर्श रिजिड बॉडी डेली लाइफ में नहीं होती। लेकिन एक जो डेफिनेशन दी जाती है रिजिड बॉडी की वो ये दी जाती है कि जिसमें एक ऐसी रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होगी जो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बनी होगी, जिनके बीच में पार्टिकल्स की बाइंडिंग इस तरीके से होगी कि उनके बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट डिस्टेंस होती है उनके बीच की। समझ में आ गई? जैसे ये है पार्टिकल के बीच में, यहाँ भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, दिख रही होगी ना, बहुत सारे पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस दिख रही होगी। तो ये कभी भी चेंज नहीं होगी आइडियल में तो। लेकिन नॉर्मली लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा उसको मोड़ दोगे, तोड़ दोगे, मरोड़ दोगे बिल्कुल ही, तो पॉसिबल है कि वो टूटेगी, कहीं ना कहीं से उसके पार्टिकल्स ही निकल जाएंगे मे बी, तो उनके डिस्टेंस तो ब्रेक होगी होगी। इसीलिए कह रहे हैं कि डेली लाइफ में कोई भी रिजिड बॉडी आइडियल रिजिड बॉडी नहीं होती है। समझ में आ गई? तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या समझ में आई? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर ही क्या बनती है? रिजिड बॉडी। रिजिड मतलब कोई भी सॉलिड, कोई भी ठोस। समझ में आ गई बात आपको? जैसे रबर है, रबर में तो क्या है, अगर आप उसको खींचोगे, तोड़ोगे, मरोड़ोगे तो वो टूट जाएगा, है ना, है ना। अगर आप रबर में तो और एक चीज़ होती है कि रबर में तो क्या होता है कि उसकी जो शेप है वो वही की वही रहती है ना। अगर आप एक लिमिट तक उसमें फोर्स लगाओगे, खींचोगे, तो थोड़ी देर छोड़ोगे तो वो वापस अपनी पुरानी शेप में आ जाएगा। समझ में आ गई? तो वहाँ पर क्या हुआ, डिस्टेंस चेंज हो गई। जब मैंने रबर को खींचा था तो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज हुई, तभी तो वो खिंच गया। समझ में आ रही बात? स्प्रिंग है, स्प्रिंग भी पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। जब मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कम हो गई, जब मैंने उसे खींचा तो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। तो वो रिजिड बॉडी नहीं है, क्योंकि रिजिड बॉडी वो होती है जिसमें पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज ही नहीं होती। ना हम उसे खींच सकते हैं, ना हम उसे दबा सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हम बाहर से उस पर ताबड़तोड़ उस पर वार करते रहें तो हो सकता है कि वो डिस्टेंस जो है वो इधर उधर हट जाए, ब्रेक हो जाए थोड़ी थोड़ी, लेकिन ऐसे चेंज नहीं होगी कि कम भी कर लो ज़्यादा भी कर लो। वो बात अलग है कि आप उसको तोड़ दो तो बात अलग है, तोड़ने की बात अलग है। वहाँ भी जैसे मान लो एक पत्थर है, उसके मैंने दो टुकड़े किए, तो एक आधा पत्थर और एक दूसरा आधा पत्थर। अब आधे पत्थर में भी पार्टिकल्स जो है मिले हुए हैं। अब इनके बीच की डिस्टेंस भी वही होगी, जब ये पूरे थे तब उनके बीच की डिस्टेंस थी। समझ में आ रही है? एक पत्थर के दो टुकड़े करने पर दोनों टुकड़े भी तो कुछ न कुछ पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। ये भी अलग अलग पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, ये भी अलग अलग पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो ये ब्रेक ज़रूर हो गया बीच में से, लेकिन अब ये जो पार्टिकल है उनके बीच की डिस्टेंस भी वही रहेगी जब ये जुड़े हुए थे तब इनके बीच की डिस्टेंस थी। समझ में आ गई? तो जो रबर वगैरह चीज़ें होती है ना, इनमें तो क्या होता है कि डिस्टेंस ही बढ़ जाती है या घट जाती है। तो रबर वगैरह रिजिड बॉडी इसीलिए नहीं कहलाती है। डेली लाइफ में हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, कोई बॉक्स है प्लास्टिक का, लोहे का, कॉपर का, किसी भी मेटल का, वो सारे रिजिड बॉक्स की श्रेणी में लिए जाएंगे, क्योंकि उनमें हम अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती है। आइडियली हम ऐसा लेकर के चलते हैं। बाकी कोई भी रिजिड बॉडी हमारे आसपास आइडियल नहीं है। समझ में आ गई? तो पहली डेफिनेशन तो हो जाती है रिजिड बॉडी की, कि रिजिड बॉडी क्या होगी। तो हम लिखेंगे रिजिड बॉडी, हम आइडियली डेफिनेशन दे रहे हैं हम, ये बात मैं क्या बोल रही हूँ, आइडियली। आइडियली अ रिजिड बॉडी इज अ बॉडी with a perfectly definite and unchanging shape तो रिजिड बॉडी भी क्या होगी, एक ऐसी होगी जो अपनी शेप कभी भी चेंज नहीं करेगी। जबकि रबर और स्प्रिंग वगैरह में हम देखते हैं कि शेप ही चेंज हो जाती है। तो वो एक रिजिड बॉडी कहलाएगी जिसकी शेप कभी भी चेंज नहीं होगी। क्या आप अपने आसपास ऐसी कोई चीज़ जानते हो जिसकी शेप आप कभी भी नहीं बदल सकते? जानते हो? कोई भी नहीं है ऐसी चीज़। हम बाहर से फोर्स लगाएंगे तो सभी की शेप में चेंज पॉसिबल है। इसीलिए हम कह रहे हैं हमारे आसपास कोई आइडियल रिजिड बॉडी नहीं होती। हम उन्हें रिजिड बॉडी कह सकते हैं, पर वो आइडियल रिजिड बॉडी नहीं है। समझ में आ गई? तो रिजिड बॉडी वो है परफेक्टली डेफिनेट शेप में हो, और वो शेप कभी भी उस बॉडी की क्या हो, चेंज ना हो। ठीक है? द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स of particles of such body do not change.
यानी कि ऐसी बॉडी जो आइडियल रिजिड बॉडी होगी उनमें पार्टिकल के जो पेयर्स होंगे, जैसे अभी बता रही थी मैं, उनके बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी। समझ में आ गई? तो ऐसे रिजिड बॉडी बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर, इस रिजिड बॉडी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ सिस्टम है। ठीक है, रिजिड बॉडी आप ऐसे कह सकते हो, दिस इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो आइडियली अ रिजिड बॉडी इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विद अ परफेक्टली डेफिनेट एंड अनचेंजिंग शेप। द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल ऑफ सच बॉडी डू नॉट चेंज। समझ में आ गई बात? इसका मतलब समझ में आया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। अब आती है बात रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन, हम अपने आसपास ऐसी कई चीज़ें देखते हैं जो रोटेशनल मोशन करती है। जैसे हम रोटेशनल पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं, सपोज करो मेरे पास एक ऐसे रैंप बना हुआ है, जैसे आपके घरों के बाहर भी रैंप होता है, मैंने उस पर एक ब्लॉक रख दिया, लकड़ी का ब्लॉक रख दिया और ऊपर रखा सबसे टॉप पे, और मैंने उसको छोड़ दिया, है ना। तो क्या होगा, ये ब्लॉक जो है ऊपर से नीचे मूव करेगा और आकर जो है फर्श पे टिक जाएगा, ऐसे ही तो होगा। तो यहाँ पे पार्टिकल ने क्या किया, इस ब्लॉक ने क्या किया, ऊपर था, ऊपर से आके इसने मोशन किया, मोशन आके इसने नीचे आ गया। तो यहाँ पर मोशन कौन सी हुई, ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर वो ट्रांसफ़र हुआ है, पहले टॉप पे था अब वो बॉटम में आ गया। तो ये मोशन कौन सी मोशन कहलाएगी, ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, चल कर के मैं दूसरी जगह पर जाती हूँ, तो मेरी मोशन कौन सी कहलाएगी, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी, क्योंकि मैंने अपनी जगह चेंज कर लिया। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम डिफरेंस में डिस्टेंस कवर हुई और मैं एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गई। बिल्कुल वैसे ही ये बॉक्स भी टॉप से बॉटम पर आ गया, ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है, अब अगर देखो इसी रैंप पे अब की बार में एक ब्लॉक ना रख करके एक गोला रख दूँ, है ना, सपोज करो एक कंची समझ लो, एक कंची है वो मैंने रखा, तो वो भी लुढ़क करके कैसी आ जाएगी, नीचे। तो अब आप इसकी मोशन को कैसी मोशन कहोगे, क्या सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कहोगे? ये कैसे करेगी, ये सीधे ब्लॉक की तरह सीधे खिसक के नहीं आएगी, बल्कि ऐसे रोल होके आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो पार्टिकल की जो शेप है उसका उसकी मोशन पर भी फर्क पड़ रहा है। यहाँ पर जो ब्लॉक था वो सीधा ऐसे स्लिप होकर के खिसक करके नीचे आ गया था, लेकिन अब की बार अगर मैं कंची या कोई भी बॉल समझ लो, मेरे पास एक बॉल है, उसको मैं ऊपर से नीचे लुढ़काऊंगी, है ना, मैंने कहा लुढ़काऊंगी, लुढ़कने में दो चीज़ें हैं, एक तो वो ऊपर से नीचे आएगी, दूसरा वो रोल होकर के आएगी। तो यहाँ पर दो मोशन है, कौन कौन सी, ट्रांसलेशनल प्लस रोलिंग मोशन। समझ में आ गई? मतलब वो ऊपर से नीचे आएगी, वो तो ट्रांसलेशन है, पर वो आएगी कैसे, ऊपर से नीचे रोल होते हुए, लुढ़कते हुए, ऐसे ही तो आएगी, पहले ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे गोल 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 नीचे तक आएगी। समझ में आ गई? तो यहाँ पर तो थी प्योर ट्रांसलेशनल, केवल ऊपर से खिसक के नीचे आ गई, तो ये तो प्योर ट्रांसलेशनल थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगी, ट्रांसलेशनल भी होगी, रोलिंग भी होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने पंखा देखा हो, पंखा कैसे, उसमें 3 पंखुड़ियाँ हैं अलग अलग, आप सभी ने पंखा देखा हुआ है। ठीक है, वो क्या करता है, एक जगह पर आपने उसको टाँक रखा है और वो ऐसे घूमेगा पूरा, गोल 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 गोल। क्या यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन है क्या, नहीं है, केवल ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। इस मोशन को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी ट्रांसलेशन नहीं है। तो अगर आप पर्टिकुलर पार्टिकल को एक जगह पर बांध कर नहीं रखते हो, तो वो क्या करेगी, ट्रांसलेशन। अगर उसकी बॉडी कैसी है, गोल है, तो वो ट्रांसलेशन और रोटेशन करेगी। ठीक है, अगर वो पर्टिकुलर बॉडी किसी और शेप की है तो वो ट्रांसलेशन करेगी प्योर। लेकिन अगर आपने पार्टिकल को एक जगह पर क्या कर दिया है, उसको बांध दिया है, उसको कहीं ना कहीं आपने पाइवट कर दिया है, तो उस केस में क्या होगी, वो कौन सी मोशन करेगी, रोटेशनल मोशन। जैसे आप सभी ने बचपन में लट्टू घुमाया होगा, है ना, एक खिलौना आता था पहले लट्टू वाला, अभी भी आता है वैसे तो, पर बच्चे कम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें क्या करता है, वो लट्टू ऐसे पूरा घूमता है ना, एक जगह पर उसकी जो नीचे एक नोक आती है, वो नोक एक जगह पर रुक जाती है और वो पूरा लट्टू ऐसे घूमता है पूरा। तो वो जो लट्टू की मोशन है वो भी कौन सी मोशन है, प्योर रोटेशनल मोशन है, क्योंकि वो एक जगह पर बंधा हुआ है और फिर वो पूरा एक रिवॉल्यूशन ले रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ। पंखा भी तो ऐसे ही कर रहा है, पूरा एक ऐसे रोल ले रहा है। समझ में आ गई? तो ये है प्योर रोटेशन मोशन। समझ में आ गई बात आपको? तो इस तरीके से, इसी तरीके की मोशन को हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे कि रोटेशनल मोशन क्या होती है, और कुछ फैक्ट्स इसके बारे में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। कल इसको रिजिड बॉडी की तो डेफिनेशन हो ही गई, कल प्योर ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और इसकी एक एक छोटी छोटी डेफिनेशंस जो है हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, और फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।